हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे होमगार्ड भर्ती के बारे में। जैसा कि आपको पता है, होमगार्ड का नोटिफिकेशन आपका 18 नवंबर को आ गया है और इसमें 41,424 पदों पे आवेदन को निकाला गया है। ये एक्चुअली में देख सकते हैं बहुत बड़ी भर्ती है। कह सकते हैं ये अब तक की सबसे बड़ी होमगार्ड की भर्ती है। ये जो आपकी भर्ती आई है वो डिस्ट्रिक्ट स्तर पे आई है, यानी आपकी जो भी सीटों का आवंटन किया गया है वो आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे निर्धारित किया गया है। कह सकते हैं जितना बड़ा आपका जिला होगा उतनी ज्यादा उस जिले में सीटें होंगी। इस वीडियो के थ्रू मैं आज बहुत सारे मुद्दे पे बात करूंगा इस वैकेंसी के बारे में। जैसे इस फॉर्म को भरने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, साथ ही साथ इस फॉर्म की क्या लास्ट डेट है, क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन इस फॉर्म को फिल कर सकता है और क्या इसका एग्जाम प्रोसेस रहने वाला है। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो कितना पुराना होना चाहिए। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि आपका जो निवास सर्टिफिकेट है वो कब तक का होना चाहिए और कब से कब तक का बना होना चाहिए। हम इन सारे मुद्दों पे बात करेंगे इस वीडियो में। चलिए हम सबसे पहले आते हैं अपने नोटिफिकेशन पे। तो आप यहाँ पे देखेंगे एक चीज कि यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि आपको यहाँ पे 600 रुपए प्रतिदिन ड्यूटी भत्ता दिया जाएगा तथा समय समय पे जो भी आपका डीए बनेगा वो भी यहाँ पे आपको मिलेगा। और जैसे आप जानते हैं आपकी होम गार्ड में एक ड्रेस रहेगी, तो ड्रेस का जो भी टीए डीए वगैरह जो भी आपका बनेगा वो भी आपको राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा यहाँ पे। यानी आप कह सकते हैं, अगर मैं सैलरी की बात करूं तो हम कह सकते हैं कि मोटा मोटा जो आपकी सैलरी बनेगी वो आपकी 28 से 30 हजार के आसपास महीने की बनेगी। पर देखिए सबसे बड़ी बात इस जॉब की, सबसे पॉजिटिव बात ये है कि आपकी जो नौकरी मिलेगी वो आपके गृह जनपद में मिलेगी। तो आप कह सकते हैं आप अपनी जो ड्यूटी है वो आप घर से अप डाउन कर सकते हैं इस पोस्ट में। तो चलिए इस वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो बता ही चुका हूँ कि इसमें कितनी वैकेंसी आई है। जो आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे वो आपकी 41,424। अब बात करते हैं इस फॉर्म को कब से कब तक फिल किया जा सकता है। तो जो आपका ये फॉर्म है ऑलरेडी फिल होना स्टार्ट हो चुका है। 18 नवंबर से इस फॉर्म को फिल किया जा सकता है और जिस फॉर्म को फिल करने की जो लास्ट डेट है वो आपकी रहने वाली है 17 दिसंबर। अगर आवेदन शुल्क की बात करूं तो आवेदन शुल्क जमा करने की जो आपकी अंतिम तिथि है वो आपकी रहने वाली है 20 दिसंबर 2025। तो चलिए आगे बात करते हैं कि किसको कितना आरक्षण मिलेगा इन भर्तियों में। तो आप यहाँ देख सकते हैं महिलाओं को 20% सीटों पे आरक्षण मिलेगा यहाँ पे। और जितने आपके भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए 5% सीटें यहाँ पे आरक्षित की गई हैं इन भर्तियों में। बाकी देखिए जो स्वतंत्रता सेनानी है उन पे जो भी आश्रित लोग हैं उनको भी यहाँ पे 2% का आरक्षण दिया जाएगा इन कुल पदों पे। अब बात करते हैं इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो इस पोस्ट के लिए वो सारे बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने 10वीं पास कर रखी है। यानी होमगार्ड बनने के लिए आपको 10वीं पास होना अनिवार्य है। यानी वो सारे बच्चे जो 10वीं पास कर चुके हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपने अगले पॉइंट पे आते हैं, वो आपकी एज लिमिट। तो हम देखते हैं इस पोस्ट को फिल करने के लिए क्या हमारी एज लिमिट रहने वाली है। अगर मैं महिला और पुरुष दोनों की बात करूं तो आपकी जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो आयु की लिमिट है वो 18 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यानी कह सकते हैं आपकी मिनिमम एज 18 साल की होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 30 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। यानी आप यहाँ देखेंगे जो आपकी आयु की गणना है वो 1 जुलाई 1995 से लेके 1 जुलाई 2007 के बीच की जाएगी। यानी आप कह सकते हैं कि आपका जो जन्म है वो 1 जुलाई 2007 के बाद में होना चाहिए और 1 जुलाई 1995 से पहले नहीं होना चाहिए। अगर हम बात करें ओबीसी एससी एसटी में तो आप देखेंगे यहाँ पे जो आपकी आयु होनी चाहिए 18 से 35 वर्ष तक होनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे आपको एज में 5 साल तक की छूट मिलेगी। और यहाँ भी अगर मैं जन्म तिथि की बात करूँ सीमा की, तो आप यहाँ देखेंगे आपकी जो जन्म सीमा है वो होनी चाहिए 1 जुलाई 1990 से लेके 1 जुलाई 2007 तक। यानी आपको जो जन्म होना चाहिए इन्हीं डेट के बीच होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको अभी एज लिमिट तो समझ में आ ही गई होगी। तो यानी कह सकते हैं अभी तक हमने बेसिक 3 मुद्दों पे बात कर ली है। पहला आपका कि फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहा है, सेकंड आपका क्या इसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और थर्ड इसकी क्या एज लिमिट होनी चाहिए। तो चलिए हम आगे बढ़ने से पहले हम देखते हैं कि आपके किस जिले में कितनी सीटें आवंटित की गई हैं। जैसा कि आप यहाँ चार्ट में देख भी सकते हैं, आगरा की बात की जाए तो वहां पे हमारी कुल 1232 सीटें हैं। उसी प्रकार बात की जाए फिरोजाबाद की तो वहां आप देखिए वहां पे 484 सीटें हैं। मैनपुरी की बात की जाए तो वहां पे सीटों की संख्या 383 है। उसी प्रकार देखिए आपकी एटा में 853 है, हाथरस में 495 है। ऐसे करके आप देखेंगे कि यहाँ पे जितने भी जिले हैं यूपी के 75 जिलों की वैकेंसी यहाँ पे बताई गई है। तो आप लोग फॉर्म फिल करते टाइम इस नोटिफिकेशन को आराम से और अच्छे से देख लीजिएगा कि आपके जिले में कितनी वैकेंसी को आवंटित किया गया है।
और अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे इसमें इस चार्ट में इन्होंने जितनी कैटेगरी है, चाहे आपका ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस है, एससी हो, एसटी, जितनी भी आपकी जातियां हैं, हर जाति के हिसाब से इन्होंने सीटों को आवंटित कर रखा है। जैसे आगरा की बात की जाए एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, तो देखिए आगरा में आपकी जो यूआर की वैकेंसी वो आपकी 495 है। अगर मैं एससी की बात करूँ तो यहाँ पे 258 वैकेंसी एससी कैटेगरी में है। एसटी कैटेगरी में देखिए आगरा में आपकी 24 सीटें हैं, ओबीसी में 332 हैं और ईडब्ल्यूएस सेक्शन में आपकी 123 पद हैं। इस तरह इन्होंने हर जिले वाइज जितनी भी कैटेगरी की वैकेंसी इसको अलग और टोटल जितनी वैकेंसी उसको अलग मेंशन कर रखा है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि आपकी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी आई है आपके जिले में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि क्या फिजिकल स्टैंडर्ड रहना चाहिए इन पोस्टों पे। तो सबसे पहले बात करते हैं पुरुषों में। तो पुरुषों की बात की जाए तो आप यहाँ देखिए जनरल कैटेगरी, ओबीसी और एससी कैटेगरी में जो आपकी हाइट रहनी चाहिए वो आपकी रहनी चाहिए 168 सेंटीमीटर। और चेस्ट की बात की जाए तो चेस्ट आपका रहना चाहिए 79 सेंटीमीटर और साथ ही साथ में इसमें आपका फुलाव भी रहना चाहिए 5 सेंटीमीटर के आसपास। अगर मैं एसटी कैटेगरी की बात करूं तो यहाँ पे जो आपकी हाइट रहनी चाहिए 160 सेंटीमीटर के आसपास रहनी चाहिए। और चेस्ट की बात की जाए तो आप देखेंगे जो आपकी चेस्ट यहाँ पे रहनी चाहिए वो रहनी चाहिए आपकी 77 सेंटीमीटर। चलिए अगर महिलाओं की बात करता हूँ तो महिलाओं में आप देखेंगे कि जो आपकी जनरल कैटेगरी की महिलाएं हो, चाहे ओबीसी की हो चाहे एससी की हो, उनकी जो हाइट रहनी चाहिए वो रहनी चाहिए आपकी 152 सेंटीमीटर और जो उनका वेट रहना चाहिए मिनिमम 40 केजी होना ही चाहिए। अगर मैं एसटी कैटेगरी की बात करूं तो वहां आप देखेंगे वहां पे आपकी हाइट रहनी चाहिए 147 सेंटीमीटर और जो आपका मिनिमम वेट होना चाहिए फीमेल में एसटी कैटेगरी में वो आपका होना चाहिए 40 केजी। ये तो हमने बात कर ली हाइट और वेट की, पर साथ ही साथ इस पोस्ट में आप देखेंगे आपकी दौड़ भी यहाँ पे है और देखेंगे दौड़ जो है पुरुष और महिलाओं में दोनों में अलग अलग है। अगर पुरुषों की बात करूं तो यहाँ पे आपको 4.8 किलोमीटर दौड़ना है 28 मिनट में। अगर महिलाओं की बात की जाए तो आप यहाँ देखिए महिलाओं को 2.4 किलोमीटर की रनिंग करनी है और उसके लिए उनको समय मिलेगा 16 मिनट का। तो चलिए बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की। तो आप यहाँ पे देखेंगे आपका यहाँ पे एक रिटन एग्जाम होगा और जो भी बच्चे आपका रिटन एग्जाम को पास करेंगे वो अगले राउंड में जाएंगे जो आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। साथ ही साथ इसके बाद आपका किया जाएगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जैसे कि आपकी दौड़ हो गई, आपकी चेस्ट वेस्ट वेट, ये सब को मापा जाएगा और इसमें जो भी बच्चे पास होंगे तो सबसे आखिरी राउंड आपका रहेगा मेडिकल एग्जामिनेशन। यहाँ पे देखिए मैंने सैलरी को ही बता के रखा है, हालांकि सैलरी के बारे में बात मैं पहले ही आपसे कर चुका हूँ कि जो आपको सैलरी मिलेगी इस पोस्ट पे वो आपको मिलेगी 28 से 30 हजार के बीच में। अगर आप यहाँ देखिए एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं तो एग्जाम में देखिए आपका सिर्फ जीके आएगा, ना इसमें मैथ आएगी, ना इंग्लिश आएगी, ना रीजनिंग, कुछ भी नहीं आना। सिर्फ आपका एक सब्जेक्ट आएगा वो आपका जीके, और जीके में भी आपके रहेंगे 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। और जो आपको टाइम मिलेगा इस पेपर के लिए वो मिलेंगे पूरे 2 घंटे। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा और निगेटिव मार्क्स कुछ भी नहीं है। यानी अगर आप क्वेश्चन गलत भी कर देते हैं तो भी आपके कोई मार्क्स नहीं काटे जाएंगे। यानी बहुत ही सुनहरा मौका है आपको जॉब लेने का, क्योंकि इसमें सिर्फ आपका एक ही सब्जेक्ट आ रहा है। अगर मैं बात करूं आपको कहाँ से तैयारी करनी चाहिए, तो सबसे अच्छा तरीका होता है कोई भी एग्जाम को पास करने के लिए उसके पुराने साल के पेपर लगाना। तो आप कोशिश करना कि जो पुराने साल के जितने भी 10 साल के पेपर आ रखे हैं होम गार्ड के रिलेटेड, आप उन सारे क्वेश्चन को लगा लीजिए। साथ ही साथ लूसेंट ले लीजिए, क्योंकि लूसेंट बहुत अच्छा सोर्स है जीके का। लूसेंट को पढ़ लीजिए और पुराने साल के पेपर लगा लीजिए, तो आप ये समझिए आपके लिए इनफ है। आपको ये पेपर मतलब क्लियर करने से कोई नहीं रोक पाएगा अगर आपने ये 2 चीज़ कर ली। तो बस आप ये 2 चीज़ कर लीजिए तो आप समझ के चलिए आपका सिलेक्शन तय है। अब यहाँ देखिए मैंने कुछ पॉइंट भी यहाँ मेंशन करके रखा है। जैसे कुछ बच्चों का डाउट होता है कि हम किसी और जनपद में रह रहे हैं, हमारा गृह जनपद कुछ और है, तो क्या हम किसी और जनपद में जाके पेपर दे सकते हैं? तो हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल पेपर दे सकते हो, क्योंकि इस तरह की सुविधा दी जाएगी कि कोई भी जनपद का अभ्यर्थी किसी और जनपद में जाके पेपर दे सके। तो साथियों आते हैं सबसे आखिरी मुद्दे पे और सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दे पे कि हमें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए इस फॉर्म को फिल करने के लिए। तो सबसे पहले पॉइंट पे बात करते हैं कि आपको इस फॉर्म को फिल करने के लिए एक ओटीआई करना पड़ेगा। आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा। मैं वेबसाइट को यहाँ दोस्तों मेंशन कर दे रहा हूँ। तो वहाँ पे आपको जाके वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। ओटीआर में आपको अपनी बेसिक डिटेल देनी होगी, जैसे अपनी मेल आईडी, फोन नंबर, अपना नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ आपको फिल करना है। साथ ही साथ आपके पास होना चाहिए आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट या डीएल, इसमें से कोई भी आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए। साथ ही साथ 10th की मार्कशीट होनी चाहिए। और अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस, तो उसका सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। साथ ही साथ मान लीजिए आप जिस जिले के मूल निवासी हैं तो आपको अपने जिले का डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी यहाँ रिक्वायर्ड होगा।
और अगर आप कोई सरकारी नौकरी पहले से कर रहे हैं, तो उस डिपार्टमेंट से आपको एनओसी भी चाहिए होगी इस फॉर्म को फिल करने के लिए। तो साथियों, मैंने इस वैकेंसी के रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन हो सकती थी मैक्सिमम, वो सारी इस वीडियो में कवर की है और आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा भी लगा होगा। बाकी दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को फॉलो नहीं किया अब तक, तो प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए ताकि इस तरह का कोई भी इन्फॉर्मेशन आए तो आपको जल्दी से जल्दी मिल पाए।